तो बच्चों विलियन चैप्टर में हम राउल्ट का नियम पढ़ रहे थे। राउल्ट का नियम में हमने पहला केस सॉल्व कर लिया था। तो एक बार फिर से टॉपिक से जुड़ने के लिए थोड़ा विलियन से रिलेट करने के लिए हम थोड़ी सी रिवाइज कर लेते हैं। विलियन वह मिश्रण होता है जिसमें एक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा मात्रा में होती है, एक पदार्थ जो होता है वो कम मात्रा में होता है। वह पदार्थ जो कम मात्रा में होता है उसको विलेय बोलते हैं, इंग्लिश में सॉल्यूट बोलते हैं, और वह पदार्थ जो ज़्यादा मात्रा में होता है उसको विलायक बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दो कंडीशंस हैं। विलेय आपका वाष्पशील हो सकता है या अवाष्पशील हो सकता है। विलेय वाष्पशील और अवाष्पशील से क्या मतलब है? वाष्पशील से मतलब होता है कि वे पदार्थ जो गर्म करने पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर क्या होते हैं, स्वतः वाष्पित हो जाते हैं, मतलब भाप, मतलब वाष्प में बदल जाते हैं। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनको हमें ताप देना पड़ता है तब बदलते हैं। ठीक है, तो वाष्पित होने की दर प्रत्येक लिक्विड की क्या है, वो अलग अलग है। ठीक है, कोई ज़्यादा वाष्पित होता है, कोई उतने ही टेम्परेचर पर, कोई कम वाष्पित होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल आप डालते हो, थोड़ी देर में वो वहाँ से उड़ जाता है। उड़ने का सेंस यहाँ पे है कि वो वाष्पित हो गया, अगर इसको साइंस की भाषा में कहें। उसी टेम्परेचर पर, इसी टेम्परेचर पर पानी को रखो तो इतना जल्दी वाष्पित नहीं होता जितना जल्दी पेट्रोल हो रहा है। तो यहाँ हम अगर तुलना करें दोनों की, तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा पेट्रोल है उसके वाष्पित होने की दर क्या है, ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से किससे, जल के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो विलेय विलायक क्या हो सकते हैं, वाष्पशील हो सकते हैं। कभी कंडीशन ऐसी भी हो सकती है जिसमें हमारा अवाष्पशील हो, जैसे नमक है। नमक को आप जल में घोल दीजिए, आप उसको गर्म कीजिए, और तो फिर आपको जल तो वाष्पित हो जाएगा लेकिन नमक आपका वाष्पित नहीं होगा। तो हम बोलेंगे नमक जो है वो वाष्पशील नहीं है। तो वाष्पशील पदार्थों को बोलते हैं वॉलेटाइल, और जो अवाष्पशील होते हैं बोलते हैं नॉन वॉलेटाइल। तो राउल्ट के नियम में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हमारा जो था, जो सॉल्वेंट था वो भी वॉलेटाइल था, मतलब वाष्पशील था। विलायक और विलेय भी हमारा क्या था, वॉलेटाइल था, वाष्पशील था। ठीक है, आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि हमारा जो सॉल्यूट है वो नॉन वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट जो है वो वॉलेटाइल है। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि विलायक हमारा वाष्पशील है, जो वाष्पित हो जाता है, और सॉल्यूट जो विलेय है वो हमारा अवाष्पशील है, मतलब वो वाष्पित नहीं होता। तो इस कंडीशन पर, जब प्योर कंडीशन में जब हमारा विलायक होता है तो उसके वाष्पित होने की दर हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। जब आप इसमें कोई अदर पदार्थ मिला देते हो, दूसरा विलेय पदार्थ मिला देते हो, तो उसके वाष्पित होने की दर हमेशा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। उसको हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये आपका प्योर सॉल्वेंट है। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट है, और प्योर सॉल्वेंट में जब होगा तो उसकी सतह पर केवल किसके अणु होंगे, मान लीजिए जल है ये, तो इसमें केवल किसके अणु होंगे, जल के ही अणु होंगे सतह पे। तो जल के अणु ही क्या होंगे, वाष्पित होंगे। और यहाँ पे मान लो इसको ढक दिया, जब टकराकर इस पे जो प्रेशर क्रिएट करेंगे, वो प्रेशर हमने माना ये था PA नॉट। ओके, और हमने ये कैसा है, वॉलेटाइल कंडीशन का है। कैसा है, वॉलेटाइल। वॉलेटाइल दैट मींस वाष्पित, मतलब जो वाष्प में बदल जाता है। इसमें हमने फिर एक विलेय पदार्थ मिला दिया। अब विलेय पदार्थ जब मिला दोगे तो विलेय पदार्थ जो आपके जल के अणु हैं या जो विलायक है उसके जो खाली स्थान है उनके अंदर वो रह जाएंगे, तो ये खाली जगह को घेर लेंगे। तो सतह पर जहाँ पर केवल विलायक के अणु थे, उस जगह पे आपके सॉल्यूट के अणु भी आ गए, मतलब विलेय के भी अणु आ गए। जब विलेय के अणु आ गए तो यहाँ से अब वाष्पित होने की दर क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो अब विलेय, आपका विलेय क्योंकि नॉन वॉलेटाइल है, वो वाष्पित तो होगा नहीं, विलेय में रहेगा। तो वाष्पित आपका कौन हो रहा है, सॉल्वेंट, विलायक। तो विलायक आपका वाष्पित हो रहा है और पहले विलायक के ही अणु थे। अब विलायक के अणु की कुछ जगह जो है वो किसने, विलेय के अणु में घेर ली। तो जाहिर सी बात है कि ये जो यहाँ पर जो वाष्पित होने के अणुओं की दर जो होगी वो कम हो जाएगी। तो वो हमने माना वो हमारा क्या है, PA है। ठीक है, और इसके अंदर विलेय की जो मोल फ्रैक्शन है वो हमारे कितने हैं, x से। मोल फ्रैक्शन मतलब मोल प्रवाह। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध विलायक है,
इसमें हमने शुद्ध विलायक में हमने विलेय पदार्थ, ऐसा विलेय पदार्थ बनाया जो हमारा नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में कितना उसमें हमारा उसमें वाष्प में कितनी कमी आएगी, ठीक है। इसको बोलते हैं RLPP, रिलेटिंग लोअर वेपर प्रेशर, मतलब वेपर प्रेशर में उस विलेय को मिलाने पर कितना तुलनात्मक रूप से पहले कितना था, फिर वो कितना उसमें कमी आई, उसकी तुलना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देख लिया, देखो ये जानबूझ के मैंने 4 अणु बनाए, यहाँ पे 2 बनाए, मतलब इसका PA0 जो है वो ज़्यादा है और इसका PA क्या है, कम। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं PA0 इज ग्रेटर देन PA, ठीक है। ये डायग्राम से आपको पता चल रहा है PA0 इज ग्रेटर देन PA, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में है, इसमें हमने सॉल्यूट मिला दिया, ओके। और हम अगर सॉल्यूट मिलाने के बाद उसमें कितना डिफरेंस आया, ठीक है, हम ज़्यादा वाली वैल्यू में से कम वाली को हटा देंगे। तो ज़्यादा वाली से कम को हटा दें तो हमको डेल्टा पी मिल जाएगा, मतलब उसके वाष्प में कितनी कमी हुई, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये इक्वेशन मिल गई। और हम पिछले वाले उसमें प्रूव कर चुके हैं, राउल का नियम कहता है कि जो वाष्प होता है वो मोल प्रवाह से क्या होता है, समानुपाती होता है, ठीक है। जब मोल प्रवाह के समानुपाती होता है तो हम लिख सकते हैं PA समानुपाती x से, x से क्या है आपका मोल फ्रैक्शन, मोल प्रवाह हिंदी में बोलेंगे। अब समानुपाती का आप चिन्ह हटाते हो, बराबर का चिन्ह लगाते हो तो नियतांक लेते हो, तो नियतांक हमने ले लिया PA0 और ये आपका x से वैसे का वैसे ही आ गया। अब आप देखिए समीकरण 4 व 2 से, समीकरण 4 आपकी है, समीकरण 2 आपकी है, समीकरण PA का मान क्या है, PA का मान ये है, ठीक है, और ये PA है। तो अगर आप इस चीज को यहाँ रख दोगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, देखो डेल्टा P बराबर PA0 माइनस, और PA की जगह हमने क्या रख दिया, ये वाली वैल्यू PA0 इंटू एक्स, तो PA0 इंटू एक्स, ये हमको समीकरण नंबर 5 मिल गई, ठीक है। अब जब समीकरण नंबर 5 मिल गई तो अगर हम PA0 को इसमें क्या करेंगे, कॉमन ले लें, PA0 को कॉमन ले लें, PA0 इसमें भी है PA0, तो हमारा PA0 1 माइनस एक्स है। अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यही इक्वेशन मिल जाएगी। आप देखिए PA0 एक से गुणा करोगे तो PA0 आ जाएगा माइनस, और PA इसकी x से गुणा करोगे तो PA0 x से, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम जब इस PA0 को कॉमन लिया तो यहाँ पर हमारा जाएगा 1 माइनस एक्स, इसका इक्वेशन नंबर हमको 6 मिलेगा। अब वी नो दैट, हम जानते हैं कि x से प्लस x से बराबर होता है 1, ठीक। तो x से बराबर 1 होता है, तो हम इसमें क्या निकालेंगे, अगर हम ये वैल्यू x के बराबर निकालें तो x को आप इधर ले जाओगे, तो अगर x को इधर ले जाओगे तो आपको होगा 1 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स, तो आपको वो समीकरण मिल जाएगी xp इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स, ओके। अब 1 माइनस एक्स है, इस तरीके से आपको इक्वेशन 8 मिलेगी। अब देखिए इक्वेशन 8 और 6 से, इक्वेशन 8 और समीकरण 6 देखिए, ठीक है, 8 और 6 से 1 माइनस एक्स से, 1 माइनस एक्स से जो है वो आपका बराबर किसके है, एक्स बी के, 1 माइनस एक्स से बराबर किसके है, एक्स बी के, ओके। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एक्स बी के बराबर लगा सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स से क्या लिख सकते हैं, एक्स बी, ठीक। तो अगर हम इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, एक्स बी लगा देंगे, तो हमारी इक्वेशन ये मिल जाएगी, देखो डेल्टा पी इज इक्वल टू PA0, और ये जो 1 माइनस एक्स है वो एक्स बी के बराबर है, तो यहाँ 1 माइनस एक्स ए है, उसकी जगह मैंने एक्स बी लिख दिया है, ठीक है, ये एक्स बी। तो इस तरीके से हमको ये वैल्यू मिल गई। अब एक्स बी को इधर ट्रांसफर कर दो तो डेल्टा पी अपॉन PA0 आ जाए। इस चीज को अगर हम इधर ले आए तो क्योंकि ये गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसको हम अगर एक्स बी को डालें PA0 हमारा नीचे आ जाएगा। तो ये आपका ये कंपैरेटिवली ये एक्स बी के क्या आ गया, आपके रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है। अब समीकरण 10 व 2 से, समीकरण 10 चेक कीजिए, समीकरण 10 आपकी है और समीकरण 2 कौन सी है, आपकी है। तो PA0 माइनस PA इज इक्वल टू डेल्टा पी, तो डेल्टा पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो डेल्टा पी की जगह मैंने ये वाली वैल्यू लिख दी, तो आप ये तो PA0 माइनस PA बटे PA0, ठीक है। अब हम एक्स मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन आप जानते हो मोल प्रभाज,
तो विलेय के मोल प्रभाज बड़ा होता है n बटे n प्लस n। तो विलायक कैपिटल N बटे n प्लस n, ठीक है। तो जिसका भी होता है उसके मोलों की संख्या हम कहाँ रख देते हैं, ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और ये तो विलयन है टोटल विलयन का, विलय और विलायक का आप जो योग करो तो विलयन के मोलों की संख्या है, टोटल विलयन के मोलों की संख्या। अब विलयन के मोलों की संख्या टोटल निकालनी तो आप विलय और विलायक के मोलों को जोड़ोगे। तो ऊपर अगर विलय के निकालना है तो विलय के मोल प्रभाज टोटल विलयन के मोल प्रभाज, विलायक के निकालना है तो विलायक के मोल प्रभाज बटे विलयन के मोल, ठीक है। हम जानते हैं अब n बराबर ये आपको किसके निकालने हैं, विलय के मोल प्रभाज निकालने। तो इसमें हम क्या लेंगे n बटे n, ठीक है। अब क्योंकि ये b इसके साथ सबसे मिला तो n इंटू बी और n इंटू बी बटे n प्लस, ये विलयन का है, टोटल विलयन का मोल प्रभाज। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपके विलय के मोल प्रभाज, ये विलय के, ये क्या हो गया आपके विलायक के, ये हमारा क्या है विलायक है, ठीक है। तो अब चाहे आप इसको इधर कर लेते हो 4 प्लस 3 करोगे तो भी 7 आएगा और 3 प्लस 4 करोगे तो भी क्या है 7 ही आएगा। तो आप वो इधर ही लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये रिलेशन मिल गया। अब हम मान लेते हैं कि हमारा Na है, जो हमारा विलायक जो है, विलायक के मोलों की संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा है तुलनात्मक रूप से किसके, विलय के, ठीक है। तो जैसे तो हम लिख सकते हैं Na इज ग्रेटर देन Nb। तो अगर हम इसको तो अगर ये ना के बराबर है इसके अंदर तो हम इसको छोड़ सकते हैं, किसको, Nb को। तो Nb को छोड़ दोगे Na अपॉन Nb है, Nb अपॉन Na आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐसे समझिए कैसे तुलनात्मक रूप से, जैसे 1 चम्मच नमक को आप एक गिलास में डालिए, ठीक है, तो जल विलायक है, नमक विलेय है, ओके। बट उसी 1 चम्मच को आप एक ड्रम में डाल दीजिए, आप उस नमक के पानी पियोगे तो आपको नमकीन लगेगा, बट ड्रम वाले पानी में लगेगा 1 चम्मच ही नमक पड़ा है उसमें भी, बट वो आपको ऐसा लगेगा उसमें नमक है ही नहीं, बट उसके अंदर नमक के मोल हैं, ठीक है। तो हम तुलनात्मक रूप से ये कह सकते हैं कि जल की तुलना में नमक के मोल जो है वो क्या है, नगण्य है। वही कंडीशन है जहाँ पर हमारा विलायक के मोल जो है वो बहुत ज़्यादा है और विलेय के जो है वो बहुत कम है। तो ऐसी कंडीशन में हम इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। जब छोड़ दिया तो हमारा रह जाएगा, जब इसको हटा दोगे तो Nb अपॉन Na। और एक सूत्र हम ये भी जानते हैं, ये क्या है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या बराबर होती है W बटे M, पदार्थ का ग्राम्य मात्रा बटे अणुभार, ठीक है। तो अब इसका W बटे M लगाओगे तो यहाँ पर Nb बराबर क्या हो जाएगा, Wb अपॉन Mb, और Na बराबर क्या आ जाएगा, Wa अपॉन Mb, ठीक है। अब इनकी वैल्यू ये इन दोनों में ये वैल्यू रख दो, ठीक है। जब ये वाली वैल्यू यहाँ रखोगे, ये वाली वैल्यू यहाँ रखोगे, तो जब इसको नीचे रखोगे तो ये चीज़ क्या होगी, पलट जाएगी, ठीक। यहाँ पे पद बढ़ा सकते हो ऐसे, Pa नॉट माइनस Pa बटे Pa नॉट बराबर Wb अपॉन Mb अपॉन Wa इंटू M, ठीक है। अब ये बात सकते जब इसको ले जाओगे तो ये पलट जाएगी, तो तुम पलट के वो वैल्यू आ जाएगी। तो Pa नॉट माइनस Pa अपॉन Pa नॉट इज इक्वल टू Wb अपॉन Mb एंड Wa अपॉन Mb। तो ये विलेय का अनुभार और विलेय की ग्राम्य मात्रा बटे विलेय का अनुभार, विलायक की मात्रा अनुभार बटे विलायक का ग्राम्य मात्रा, ठीक है। तो हमको अब जो भी चीज़ दे रखी है हम उससे उसका निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से हम ये आपको एक रिलेशन मिल गया। इस रिलेशन में कब ये आपको रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर मिल गया तुलनात्मक रूप से, जब आपका मोल उसमें आपने क्या है, नॉन वोलेटाइल और उसके अंदर विलेय आपने डाला है, मतलब अवाष्पीय विलेय पदार्थ जब आपने डाला है तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला मिल गया, ठीक है। तो अगर आपको जो भी इसमें एक चीज़ निकालनी है तो बाकी चीज़ें दे रखोगे आप उसमें से निकाल सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअर वेपर प्रेशर, ठीक है। मतलब इस पूरे इसका ये था कि जब आप प्योर विलायक में
आप वो अवाष्पीय विलेय पदार्थ मिला देते हो तो तुलनात्मक रूप से उसके वाष्पता में कितनी कमी आती है, तो वो हमने इसको प्रूव कर लिया। ये केस चेक था। इस तरीके से आपका राल्फ के नियम के दोनों केस जो है वो खत्म हो गए। अगला लेक्चर हम हमें अगली चीज़ पर